नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 19 मई 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कल का जो इंडियन एक्सप्रेस का सी राजा मोहन का जो आर्टिकल बाकी है वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी से संबंधित, उसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल हम प्लाज्मा थेरेपी से संबंधित डिस्कस करेंगे और तीसरा इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से जो ताउते साइक्लोन टकराया है उससे संबंधित है। यहाँ पर देखो जो आर्टिकल है वो रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे कन्फ्लिक्ट से संबंधित है। वैसे तो इस पूरे आर्टिकल में कहीं पर भी इंडिया का एंगल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि क्या कन्फ्लिक्ट है जो चल रहा है। कल को प्रीलिम में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं कल। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चाइना की वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम इस आर्टिकल में कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स की। आपने देखो वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के बारे में तो अभी तक सुन ही लिया होगा। हमने पहले भी एक आर्टिकल डिटेल से इस इशू से संबंधित डिस्कस किया है। तो बताइए आपको क्या याद आ रहा है चाइना की वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी से। एक बात तो जाहिर है, नाम से ही वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी मतलब समथिंग लाइक एग्रेसिव डिप्लोमेसी यही है, लेकिन थोड़ा डिटेल से इसका मतलब जानते हैं। देखो लेट 1970s में चाइना के राष्ट्रपति हुआ करते थे डेंग जियाओपिंग। उस समय जैसे देखो हमारे देश में 1990-91 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे ना, इस प्रकार के रिफॉर्म्स चाइना में 1978 के आसपास आ गए थे। मतलब चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था, बाहर से इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया था। इवन उस समय चाइना के राष्ट्रपति ने बड़े देशों से सहयोग मांगा था चाइना को रीबिल्ड करने के लिए। उस समय चाइना का मेन मकसद था वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा देशों का दिल जीतना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना। तो उस समय इवन उससे आगे भी चाइनीज़ डिप्लोमेट्स को ये बोला गया था चाइना की सरकार के द्वारा कि भैया आप चुपचाप बैठे रहो, वो बोलते हैं ना सिट इन द बैक, और अवॉइड एनी कंट्रोवर्सी। तो ये बोला गया था उस समय चाइना के द्वारा अपने डिप्लोमेट्स को, यानी चाइनीज़ डिप्लोमेट्स की अप्रोच ये होती थी कि आराम से बैठे रहो, ज़्यादा एक्टिव ना हो, इनएक्टिव रहो और कंट्रोवर्सी को अवॉइड करो। तो उस समय चाइना के जो डिप्लोमेट्स हैं कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल किया करते थे, लंबे लंबे सेंटेंसेस इस्तेमाल करना, डायरेक्टली कुछ भी ना कहना। क्यों? क्योंकि वो डरते थे कि सामने वाले देश को कुछ बुरा ना लग जाए। तो ये अप्रोच हुआ करती थी चाइनीज़ डिप्लोमेट्स की। हाँ देखो, कुछ इश्यूज़ को लेके चाइनीज़ डिप्लोमेट्स पहले भी एग्रेसिव हो जाया करते थे। जब चाइना की सोवरेनिटी या फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का इशू आता तो चाइनीज़ डिप्लोमेट्स थोड़ा एग्रेसिव हो जाते। मान लीजिए कोई ताइवान के बारे में बोलता, तिब्बत के बारे में बोलता, मुस्लिम उइगर्स के बारे में, जिंगजियांग प्रोविंस के बारे में कोई बोलता, तो चाइनीज़ डिप्लोमेट्स जवाब दे देते थे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। उस समय देखो चाइना इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ करता था, बट आज तो आपको पता है सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब तो चाइना की मिलिट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है, चाइना की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है, तो इसलिए चाइना की डिप्लोमेसी में भी बदलाव आ गया है। तो चाइना की डिप्लोमेसी में जो बदलाव आया है उसी को नाम दिया जा रहा है वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। वोल्फ वॉरियर और वोल्फ वॉरियर सेकंड, ये देखो एक्चुअली चाइना की मूवीज़ हैं। जैसे आपने इंडिया की मूवीज़ देखी होंगी, कुछ एक्टर्स जैसे सनी देओल ये दूसरे देश में जाते हैं, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके आते हैं और दूसरे देश में जाके दुश्मन को मार के आते हैं। उसी प्रकार की ये मूवीज़ हैं वोल्फ वॉरियर। मतलब यूएसए की जो मूवीज़ है ना, रैम्बो सीरीज़, उससे प्रेरित हैं। इन मूवीज़ में चाइना के जो एजेंट्स हैं वो दुश्मन देश में जाते हैं और वहाँ पे अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें डिप्लोमेसी के संदर्भ में, वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी मतलब ऐसी डिप्लोमेसी जिसके तहत चाइना के जो डिप्लोमेट्स हैं वो ऑफेंसिवली कन्फ्रंट करके अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले चाइना के डिप्लोमेट्स ज़्यादा बोलते नहीं थे, चुपचाप रहते थे, अप्रोच कन्वेंशनल थी। बट अब तो चाइना के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने चाइना के डिप्लोमेट्स को बोल दिया है कि आप चाइना के राइवल्स, चाइना के क्रिटिक्स को करारा जवाब दो। साफ साफ बोल दिया है चाइना ने अपने डिप्लोमेट्स को। इसीलिए अब चाइना के डिप्लोमेट्स, उनकी जो अप्रोच है वो प्रोएक्टिव है, वो ऑफेंसिव है। काफ़ी बार तो देखो चाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए वो दूसरे देश से भिड़ जाते हैं।
जिसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताता हूँ। कुछ समय पहले चाइना के डिप्लोमेट से एक क्वेश्चन पूछा गया कि यूएसए के एक अधिकारी का आरोप है जिंगजियांग प्रोविंस में उइगर मुस्लिम्स पर अत्याचार हो रहा है। तो इसके जवाब में पता है चाइना के डिप्लोमेट ने क्या बोला? सीधा सीधा बोला कि यूएसए को कोई अधिकार नहीं है चाइना के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने का। वहां पे ब्लैक्स पर जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, पहले अपना देश संभाले, यूएसए अपने इश्यूज पर ध्यान दे। ये देखो, मतलब ये अप्रोच में बदलाव है। पहले अगर क्वेश्चन पूछा होता चाइना के डिप्लोमेट से तो वो लंबे लंबे सेंटेंसेस इस्तेमाल करते। यूएन की ये कन्वेंशन ये बोलती है नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स, पास्ट के मामले जो हैं उनका रेफरेंस देते, डायरेक्टली यूएसए को जवाब नहीं देते। बट अब चाइना के डिप्लोमेट्स की जो अप्रोच है वो चेंज हो गई है, वो अब ज़्यादा एग्रेसिव हैं। चलो ये तो हमने बात कर ली बेसिक्स की। अब हम बात करते हैं कि ये वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी फिर से न्यूज़ में क्यों आई है। इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में हाल ही में वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल देखने को मिला। चाइना के एक डिप्लोमेट ने बांग्लादेश को डायरेक्टली धमकी दी कि अगर बांग्लादेश क्वेड के करीब जाता है तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि बांग्लादेश और चाइना के रिलेशंस में खटास आएगी, मतलब बांग्लादेश और चाइना के रिलेशंस खराब होंगे अगर बांग्लादेश क्वेड के नजदीक जाता है। तो ये एक प्रकार से देखो सीधा सीधा धमकी है बांग्लादेश को कि भैया आप क्वेड के नजदीक जाने की सोचना भी मत, अदरवाइज इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। मतलब ये जो बात है ना कि इससे चाइना और बांग्लादेश के रिलेशंस पर फर्क पड़ेगा, ये तो कहने के लिए है, सीधा सीधा मतलब ये धमकी है कि चाइना बदला लेगा अगर बांग्लादेश क्वेड के नजदीक जाएगा। चाइना को देखो ऐसा लगता है कि ये जो क्वेड है जिसमें 4 देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ये छोटा सा जियोपॉलिटिकल ग्रुप है या फिर सर्कल है जिसका मेन मकसद है चाइना को कंटेन करना और एशिया को डिवाइड करना। और अगर कोई देश क्वेड से एंगेज करता है तो चाइना को ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चाइना तो सीधा सीधा ये चाहता है ना कि हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ते रहना चाहिए, कोई ग्रुप ऐसा बनना नहीं चाहिए जिसका मेन मकसद ही ये हो चाइना को रोकना, चाइना को कंटेन करना। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है देखो ऐसा नहीं है कि एकदम से अब चाइना की ये वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है। जैसे जैसे चाइना की पावर बढ़ती गई, चाइना की डिप्लोमेसी में एग्रेसिवनेस आती गई। आपने समाज में बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे कि पैसा आ गया तो बिल्कुल एटीट्यूड ही चेंज हो गया, या फिर ऐसे लोग भी देखे होंगे कि पहले बिल्कुल सिर्फ ज़मीन से जुड़े, लेकिन एक बार सिलेक्शन हो गया सिविल सर्विसेज में, उसके बाद तो वो गाना आता है ना आज मैं ऊपर, वैसा हो गया, मतलब एलिटिज्म आ गया सोच में, ह्यूमिलिटी सब खत्म। तो चाइना के साथ कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। शुरू में डेंग जियाओपिंग के दौरान तो बिल्कुल शांत, भैया कंट्रोवर्सी अवॉइड करो, सबसे बना के चलो, लेकिन अब जब पावर आ गई तो फिर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो एग्रेसिवली। हाँ, तो मेन बात यह है कि वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी ऐसा नहीं कि अभी 2-3 सालों में ज़्यादा देखने को मिल रही है, धीरे धीरे। सितंबर 2007 में भी जब इंडिया ने यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर के साथ मिल के पहली बार मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन किया था ना, तो उस समय चाइना की मीडिया ने इसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था कि इंडिया जो है वो यूएसए के ग्रुप में जा रहा है। हालांकि ये जो एक्सरसाइज है 1990s से चल रही थी, बट इंडिया ने जब इसे ज्वाइन किया 2007 में तो काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ। हमारे देश में भी लेफ्ट पार्टीज़ जो हैं उन्होंने बहुत विरोध किया कि चाइना के अगेंस्ट आप कैसे एक्सरसाइज को ज्वाइन कर सकते हो। उस समय यूपीए की सरकार थी, तो इंडिया ने कह दिया कि हम इस प्रकार की मल्टीलेटरल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो कई सालों तक तो सिर्फ इंडिया और यूएसए ही बायलेटरल एक्सरसाइज करते रहे, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इंडिया ने बंद कर दी। तो ये भी आप पास्ट का एग्जाम्पल बोल सकते हो वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का। लेकिन बाद में एनडीए की सरकार आई और धीरे धीरे शुरू में जापान ऐड हुआ। इंडिया यूएसए की एक्सरसाइज तो होती ही थी, जापान ऐड हो गया 2015 में, और बाद में ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हो गया। यानी अब इंडिया फिर से मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है। इवन देखो डोकलाम विवाद हुआ, लद्दाख विवाद हुआ, तब भी चाइना की तरफ से वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी देखने को मिली। चाइना के डिप्लोमेट्स की तरफ से एग्रेसिव स्टेटमेंट्स देखने को मिली। इवन चाइना की मीडिया की तरफ से भी एग्रेसिव प्रोपेगेंडा देखने को मिला। इसके बाद देखो राइटर ये कहते हैं, अगर हम पर्टिकुलर इस बांग्लादेश के केस की बात करें कि बांग्लादेश में चाइना के डिप्लोमेट ने सीधा सीधा बांग्लादेश को धमकी दे दी कि आप क्वेड के नज़दीक जाओगे, क्वेड का मेंबर बनोगे तो फिर आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशन ख़राब हो जाएंगे बांग्लादेश और चाइना के।
अब क्वेश्चन ये उठता है, बांग्लादेश ने तो मांगी नहीं क्वेड की मेंबरशिप, और ना ही क्वेड अभी ओपन है और ज़्यादा मेंबर्स के लिए, तो फिर चाइना के डिप्लोमेट को क्या हो गया? देखो बात ये है, चाइना के डिप्लोमेट ने एक प्रकार से ना रेड लाइन ड्रा कर दी है पहले से ही बांग्लादेश के लिए कि आपको यहाँ इस साइड तो जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना अभी समझ रहा है बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बंगाल की खाड़ी में। बांग्लादेश ने वैसे तो देखो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है, लेकिन बांग्लादेश जो है जापान, इंडिया, यूएसए इन देशों से भी इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन है। तो चाइना को यूं लगता है कि कहीं ये देश ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो बांग्लादेश इनके ग्रुप में ना चला जाए, इसलिए पहले से ही रेड लाइन ड्रा करने की कोशिश की है चाइना के डिप्लोमेट ने, बांग्लादेश को डराने की कोशिश की है। इसके अलावा देखो चाइना को यह भी पता है कि बांग्लादेश इकोनॉमिकली काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है काफ़ी मजबूत हुई है। चाइना इस बात को लेकर भी कंसर्न है। इंडिया डिप्लोमेटिकली काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है बांग्लादेश में। डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? जैसे देखो बांग्लादेश की आज़ादी को 50 साल पूरे हुए तो प्रधानमंत्री मोदी स्पेशली गए बांग्लादेश में, और धीरे धीरे मतलब इंडिया जो है बांग्लादेश के साथ संबंधों को मजबूत बनाने पर काफ़ी फोकस कर रहा है। हाई लेवल विजिट्स काफ़ी हो रही हैं। जैसे एनआरसी को लेके बांग्लादेश के कंसर्न थे, बांग्लादेश के कंसर्न्स को शांत करने के लिए इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर गए बांग्लादेश में। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस जब हुए थे तो एनआरसी को लेके बीजेपी जो है वो इतना एग्रेसिव नहीं थी। क्यों? क्योंकि सीधी सीधी बात है, एनआरसी मुद्दे को ज़्यादा उठाया जाता तो बांग्लादेश को ये बात अच्छी नहीं लगती और बांग्लादेश के साथ रिलेशंस ख़राब होते, इसलिए ज़्यादा ये इशू उठाया नहीं गया बांग्लादेश के कंसर्न्स के चलते। अब देखो बात ये है, बांग्लादेश का तो एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चाइना की इस वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के एग्जाम्पल से क्या सीख सकते हैं? देखो परंपरागत रूप से क्या होता आया है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं ना, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, ये इंडिया को बैलेंस करने के लिए चाइनीज़ कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली इंडिया को डराया करते थे कि अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे, अगर आप अपनी हम मनमानी करोगे तो हम चाइना के करीब चले जाएंगे। और इंडिया हमेशा इस बात से इनसिक्योर रहता है कि कहीं चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे आस पड़ोस के देशों में बढ़ ना जाए, लेकिन अब बढ़ चुका है। मतलब अब चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ चुका है। भूटान को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे देश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर चुके हैं। देखो एक आरोप हमारे आस पड़ोस के देश इंडिया पे ये लगाया करते थे कि इंडिया जो है हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करता है, जबकि चाइना इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता। हमारे पड़ोसी देश ये भी कहा करते थे कि इंडिया हमें ऑर्डर देता है, बिग ब्रदर का रवैया है इंडिया का, इंडिया हमें सीधा सीधा ऑर्डर देता है, हम इंडिया के ऑर्डर क्यों माने। ये शिकायत रहती थी हमारे पड़ोसी देशों को। उनको ये लगता था कि चाइना तो सिर्फ हेल्प करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है और बदले में कुछ मांगता नहीं है, बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। उनको ये लगा करता था। बट अब तो उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई है। जब बांग्लादेश को सीधा सीधा चाइना के डिप्लोमेट ने धमकी दी ना कि क्वेड के करीब जाओगे तो रिश्तों में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अब उनको समझ में आ गया कि भैया चाइना की जो हेल्प है, चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्री नहीं है। जो काम पहले इंडिया किया करता था कि हाँ भाई, ये देश कहा करते थे कि इंपीरियलिज्म वाली पॉलिसी है इंडिया की, इंडिया सीधा सीधा हमें ऑर्डर देता है, हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करता है। आज वही अप्रोच, वही पॉलिसी चाइना की देखने को मिल रही है हमारे पड़ोसी देशों में। तो उनको समझ में आ गया है कि चाइना अब पहले जैसा चाइना नहीं है। वो आपको ऑर्डर भी देगा, वो आपके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर भी करेगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करेगा। और देखो इंडिया ने तो अपनी अप्रोच अब काफ़ी चेंज कर लिया है। बल्कि इंडिया के बारे में जब ये हमारे पड़ोसी देश आरोप लगाया करते थे ना कि इंडिया हमारे इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी करता है, अब इंडिया ऐसा नहीं करता। नेपाल में देखो क्या कुछ हो रहा है। मतलब केपीएस ओली के खिलाफ वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, फिर भी वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रहा है नेपाल की पॉलिटिक्स में, लेकिन इंडिया ने कोई खास अभी इंटरफेयर किया नहीं है। इंडिया बस अपने ही कामों में उलझा हुआ है। भाई तुम एक बार निपट लो अपने से ही खुद, हमें अभी आपकी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। इवन म्यांमार का एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया को कोई खास इंटरेस्ट फिलहाल है नहीं। तो अब इंडिया पहले जैसा नहीं करता, दूसरे अपने पड़ोसी देशों के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता, इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करता।
उनकी पॉलिटिक्स में दखलंदाजी नहीं करता, जबकि चाइना की अप्रोच उल्टी हो गई है। जो आरोप पहले इंडिया पे लगा करते थे वो काम अब चाइना के द्वारा किए जा रहे हैं। देखो एक चीज़ और राइटर कहते हैं कि ना कम से कम नेपाल की पॉलिटिक्स में मान लीजिए इंडिया इंटरफेयर करता पहले, तो फिर होता क्या, इंडिया में बड़े अधिकारी या फिर बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को मिल तो सकते थे नेपाल के पॉलिटिशियन, इंडिया में आते वो इंडिया के पॉलिटिशियन से मिलते, ब्यूरोक्रेट से मिलते, लेकिन चाइना में तो मिलने के लिए ही कोई नहीं है। चाइना का तो बिल्कुल क्लोज सिस्टम है, एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो कल को कोई दिक्कत हो जाए, नेपाल के पॉलिटिशियन किसके पास जाएंगे, किससे मिलेंगे? अब उनको एहसास हो रहा है कि इंडिया तो भाई बहुत अच्छा था। और लास्ट में देखो एक बात, इतना एग्रेसिवली तो इंडिया ने भी अपने पड़ोसी देशों को कभी नहीं बोला था कि भैया तुम चाइना के करीब जाओगे तो हमारे साथ रिश्ते खराब हो जाएंगे। इंडिया ने ऐसी स्टेटमेंट कभी नहीं दी थी नेपाल में जाके, इंडिया के किसी डिप्लोमेट ने नेपाल में जाके, बांग्लादेश में जाके, लेकिन चाइना के डिप्लोमेट ने सीधा सीधा बोल दिया, इतनी डायरेक्ट धमकी दे दी। और अगर देखो बांग्लादेश मान लीजिए चाइना, ये यूएसए, जापान, रशिया, इनके साथ रिश्ते इंप्रूव करता है तो बांग्लादेश की बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होती है ना। जैसे मान लीजिए पहले इंडिया के अगेंस्ट बांग्लादेश चाइना कार्ड को इस्तेमाल किया करता था, और अब अगर क्वेड के साथ बांग्लादेश के साथ रिश्ते अच्छे हैं तो बांग्लादेश क्वेड कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकता है ना चाइना के अगेंस्ट। लेकिन नहीं, चाइना को यह बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी कि बांग्लादेश क्वेड के नज़दीक जाए। तो अभी दूसरे भी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे श्रीलंका, नेपाल, उनकी भी आंखें खुलेंगी धीरे धीरे कि चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है, चाइना की जो मदद है वो फ्री नहीं है, उसका फ़ायदा अब चाइना उठाना स्टार्ट करेगा और आपको डिक्टेट करेगा, बताएगा कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। तो इसलिए अब साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो पहले से और ज़्यादा संभल के चलेंगे। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल प्लाज्मा थेरेपी से संबंधित है। कंटेक्स्ट ये है, आईसीएमआर ने अब मना कर दिया है, अपनी गाइडलाइन से प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया है और डॉक्टर्स को बोल दिया है कि आप इसका इस्तेमाल मत कीजिए कोविड-19 के इलाज के लिए, इसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो पहले हम प्लाज्मा थेरेपी के थोड़े बेसिक्स की बात करेंगे और उसके बाद आज के आर्टिकल के जो पॉइंट्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी है क्या। पहले आप मुझे एक बात बताइए, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा है क्या और इसका रोल क्या होता है। देखो हमारा जो ब्लड है ना, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलके बना है, जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। इन सभी कंपोनेंट्स में सबसे बड़ा जो ब्लड का कंपोनेंट है ना वो प्लाज्मा ही है। 55% प्लाज्मा होता है ब्लड में, 4% डब्ल्यूबीसी, 41% आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स और 0.01% प्लेटलेट्स। तो इतना जान लिया हमने, ब्लड का सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा। अब फिर से क्वेश्चन आ जाता है कि प्लाज्मा के अंदर क्या होता है। ब्लड के अंदर तो हमने जान लिया ये सारे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मा के अंदर क्या होता है। प्लाज्मा में देखो 90% तो पानी होता है, वाटर। पानी के अलावा सोल्ट्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें भी होती हैं प्लाज्मा में, और ये सब चीज़ें 10% में आती हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्लाज्मा का आखिरकार काम क्या होता है। प्लाज्मा के देखो बहुत सारे काम होते हैं। सबसे मेन फंक्शन प्लाज्मा का ये है, ये ट्रांसपोर्टिंग मीडियम का काम करता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए हाथ पर किसी प्रकार की चोट लगी, कमजोरी आ गई, तो वहाँ पर विटामिन्स, मिनरल्स और नए सेल्स की आवश्यकता होगी। तो प्लाज्मा जो है जल्दी से अपना बैग भरता है, सेल्स को, विटामिन्स को, प्रोटीन्स को लेके जाएगा हाथ के पास। तो कहने का मतलब ये है, प्लाज्मा बॉडी के उस हिस्से में एसेंशियल चीज़ें पहुंचाता है जहां पे आवश्यकता है। एसेंशियल चीज़ें जैसे कि सेल्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें। दूसरे फंक्शंस की बात करें प्लाज्मा के, प्लाज्मा में ही हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं वो इम्यून सेल्स एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, ताकि बाहर से कोई अगर पैथोजन अटैक करता है, वायरस या फिर बैक्टीरिया, उनसे लड़ा जा सके। मैं फिर से बोलता हूं, जैसे किसी वायरस ने बॉडी के ऊपर अटैक किया तो प्लाज्मा में जो इम्यून सेल्स होंगे वो इम्यून सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, ताकि एंटीबॉडीज बाहर से आने वाले वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ सकें। इसके अलावा प्लाज्मा ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, ताकि खून का रिसाव ज़्यादा ना हो चोट लगने पर,
डिजीज से फाइट करने में मदद करता है और भी काफ़ी सारे क्रिटिकल फंक्शंस प्लाज्मा के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी की। देखो, दो पर्सन्स हैं, ए और बी। ए पर्सन को पहले कोविड-19 हुआ, तो ए पर्सन के ब्लड में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा ने एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस किया और एंटीबॉडीज़ ने वायरस से लड़ना स्टार्ट किया, नोवल कोरोना वायरस से। कुछ ही समय बाद ए पर्सन के एंटीबॉडीज़ ने नोवल कोरोना वायरस को हरा दिया। अब ए पर्सन पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है और ए पर्सन में एंटीबॉडीज़ अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि देखो, हालांकि ए पर्सन रिकवर कर चुका है, लेकिन एंटीबॉडीज़ उसके बाद भी कुछ समय तक रहते हैं। आंदो फिर से वायरस आता है तो हम तैयार हैं, मतलब ठीक होने के बाद भी एंटीबॉडीज़ जिन्होंने हरा दिया था नोवल कोरोना वायरस को, वो ब्लड में मौजूद रहते हैं। अब बात करते हैं बी पर्सन की। बी पर्सन को भी कोविड-19 हुआ है, लेकिन देखो, बी पर्सन में जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुए हैं वो नोवल कोरोना वायरस को नहीं हरा पा रहे हैं और बी पर्सन काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया है। ऑलमोस्ट हार सी मान ली है बी पर्सन के एंटीबॉडीज़ ने। तो प्लाज्मा थेरेपी में ये होता है, ए पर्सन जिसके प्लाज्मा ने ऐसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए हैं जिन्होंने नोवल कोरोना वायरस को हरा दिया है, उस प्लाज्मा को लिया जाता है और प्लाज्मा को डाल दिया जाता है बी पर्सन में, जहां पर एंटीबॉडीज कमजोर पड़ गए हैं। तो देखो, ए पर्सन के एंटीबॉडीज प्लाज्मा की सहायता से आएंगे बी पर्सन में, तो वो वहां पे भी नोवल कोरोना वायरस को हरा देंगे। ये होती है प्लाज्मा थेरेपी। अगर फिर से 20 सेकंड में आसान शब्दों में बताऊं, ए पर्सन के प्लाज्मा ने ऐसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए थे जिन्होंने नोवल कोरोना वायरस को हरा दिया, लेकिन बी पर्सन के एंटीबॉडीज नोवल कोरोना वायरस को नहीं हरा सके। तो ए पर्सन के प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाएगा बी पर्सन में, ताकि वो एंटीबॉडीज यहां पर भी आ जाएं और नोवल कोरोना वायरस को हरा दें। ये देखो, कोई नई थेरेपी नहीं है, पहले भी काफ़ी सारे डिजीज के इलाज के लिए इस प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल होता आया है। जैसे सारस का जब आउटब्रेक हुआ था तब भी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। अभी तक देखो, इंडिया में कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए जो प्रोटोकॉल था ना, उस प्रोटोकॉल में प्लाज्मा थेरेपी के ऑफ लेबल यूज़ को इजाज़त दी गई थी। मतलब कि अगर कोविड-19 के सिम्टम्स आते हैं तो सिम्टम्स आने के 7 दिनों के अंदर अंदर प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो भी तब जब डोनर प्लाज्मा जो है वो स्ट्रोंग हो। और आपने देखा कि किस प्रकार से प्लाज्मा लेने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम बन गया था। ट्विटर पे, दूसरे सोशल मीडिया पर मैसेजेस शेयर हो रहे थे कि इस ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा चाहिए। बहुत सारी एप्लीकेशंस भी बन गई थी कि हाँ, जो प्लाज्मा देने वाले को और प्लाज्मा लेने वाले को आपस में मिलवा रहे थे। मतलब कुछ लोग तो ये मानने लगे थे कि जैसे प्लाज्मा से जान बच जाती है। हालांकि देखो, कुछ एक्सपर्ट्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स पहले भी क्वेश्चन रेज कर रहे थे धीरे धीरे कि प्लाज्मा का इतना बेनिफिट नहीं है। लेकिन देखो, आपको भी पता है कि जिसका कोई रिश्तेदार परिवार में पर्सन है वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो वो 1% भी चांस होना पूरी उम्मीद करता है कि ये ट्रीटमेंट दे दी जाए, पूरी कोशिश करता है। इसलिए प्लाज्मा के लिए बहुत भागदौड़ होती थी, लोगों को लगता था इससे इलाज संभव है। लेकिन अब फाइनली गवर्नमेंट अपॉइंटेड जो टास्क फोर्स है कोविड-19 के ऊपर, उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी के ऑफ लेबल ट्रीटमेंट को भी डिसअलाउ कर दिया है। यानी पहले जो कंडीशंस के साथ अलाउ किया था ना कि सिम्टम्स आने के 7 दिनों के अंदर अंदर प्लाज्मा थेरेपी दी जा सकती है, और वो भी जब डोनर का प्लाज्मा स्ट्रोंग हो, अब इस ऑफ लेबल ट्रीटमेंट को भी हटा दिया गया है। क्योंकि गवर्नमेंट अपॉइंटेड टास्क फोर्स का कहना है, जो डेटा हमने एनालाइज किया है उससे ये पता लगता है कि प्लाज्मा थेरेपी का कोई फ़ायदा होता नहीं है, बल्कि जिस पर्सन को अभी फ़िलहाल कोविड-19 है उसे अगर प्लाज्मा दिया जाए दूसरे पर्सन का जो ठीक हो चुका है कोविड से, हो सकता है कि जिस पर्सन का प्लाज्मा दिया गया है उसमें कुछ कोरोना वायरस के अवशेष जो हैं वो बाकी हों, और वही अवशेष अब आ जाएंगे उस पर्सन में प्लाज्मा के थ्रू जिसको प्लाज्मा दिया जा रहा है। इससे जो कोरोना वायरस है वो म्यूटेट भी कर सकता है और अल्टीमेटली उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है जिसको प्लाज्मा दिया जा रहा है। इसके अलावा देखो, और भी रीजंस दिए जाते हैं कि ICMR ने प्लाज्मा थेरेपी को क्यों ड्रॉप किया, क्योंकि लांसेट का भी हवाला दिया गया। लांसेट जो एक बहुत फेमस मेडिकल जर्नल है,
उसमें भी ये माना गया था कि प्लाज्मा थेरेपी का इफ़ेक्टिवनेस जो है वो नहीं है कोविड-19 से डेथ्स को रिड्यूस करने में। आईसीएमआर ने भी क्लिनिकल ट्रायल्स किए, अर्जेंटीना में भी ट्रायल्स हुए थे। तो इन सब रीजंस की बिना पर ये बोला जाता है आईसीएमआर के द्वारा कि हम इसे ड्रॉप कर रहे हैं प्रोटोकॉल से, अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा पेशेंट्स की लाइफ्स को बचाने के लिए, क्योंकि इफ़ेक्टिवनेस नहीं है। कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो पहली बात तो अवेयर करने की आवश्यकता है लोगों को। जब तक ये बात जो है वो लोगों तक पहुंचेगी नहीं, प्लाज्मा फिर भी दिया जाने लगेगा, फिर भी पेशेंट्स को लगेगा कि प्लाज्मा दिया जाए तो शायद पेशेंट की जान बच जाए। मतलब पेशेंट्स अवेयर होने चाहिए कि प्लाज्मा थेरेपी काम की नहीं है, इसलिए इसको हटाया जा रहा है। और दूसरा देखो, और भी अभी काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे ड्रग्स हैं, वो दिए जाते हैं जिनका साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है। जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ये दी जाती है पेशेंट्स को, पता नहीं साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है कितनी कारगर है। एक और आइवरमेक्टिन ये ड्रग दी जाती है माइल्ड डिजीज़ जब हो तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन इसका भी एविडेंस नहीं है ये जो ड्रग है कितनी कारगर है। तो इनका जो एविडेंस मौजूद है उसको भी एनालाइज करना चाहिए आईसीएमआर के द्वारा, क्योंकि आईसीएमआर जब डेटा एनालाइज करती है ना वो डिस्पैशनेटली करती है, मतलब लैब में बैठ के उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। डॉक्टर्स जब फील्ड में होते हैं ना फ्रंट लाइन पर, तो उस समय मतलब काफ़ी कुछ उनके माइंड में चल रहा होता है, तो डॉक्टर्स फ्रंट लाइन में इतना अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते कि अभी ये जो ड्रग है ये बिल्कुल लाभदायक साबित हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। तो आईसीएमआर लॉन्ग टर्म डेटा के आधार पर कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए जो प्रोटोकॉल है उसे समय समय पर रिवाइज करें। कोई चीज़ आपको ऐड करनी है तो आप ऐड करो, निकालनी है तो आप निकालो, ताकि वैसे देखो कोविड-19 के पेशेंट का जो इलाज होता है वो इंडिविजुअलाइज्ड होता है, लेकिन कम से कम ऐसा ना हो ना, डॉक्टर्स को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कौन सी जो थेरेपी है वो काम करती है, कौन सी जो ड्रग है वो इफ़ेक्टिव है, कौन सी नहीं है। अदरवाइज तो फिर ये अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो गई। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ताउते साइक्लोन के बारे में है। कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन में ताउते बोल रहे हैं, कुछ तोकते बोल रहे हैं, तो आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो हमारे देश के वेस्टर्न कोस्ट पर साइक्लोन ताउते टकराया और काफ़ी सारे स्टेट्स में नुकसान पहुंचा है, केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। थोड़े से बेसिक्स की हम बात करें, ये जो साइक्लोन का नाम है ताउते, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है और इसका नाम म्यांमार के द्वारा दिया गया है। बर्मीज लैंग्वेज में ताउते का मतलब है एक छिपकली। देखो नॉर्थ इंडियन ओशन में दोनों आते हैं, बंगाल की खाड़ी भी और अरेबियन सी भी। तो नॉर्थ इंडियन ओशन में अप्रैल से जून के बीच में और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, अप्रैल से जून का जो ये सीज़न है ना, इसे आप प्री मानसून सीज़न कह सकते हो, क्योंकि जून में तो मानसून आ जाता है। और पोस्ट मानसून सीज़न अक्टूबर से दिसंबर के बीच का जो टाइम है पोस्ट मानसून सीज़न, यानी प्री मानसून मंथ्स में और पोस्ट मानसून मंथ्स में नॉर्थ इंडियन ओशन में इस प्रकार के ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। और बिल्कुल स्पेसिफिकली अगर आप बात करो तो मई, जून और अक्टूबर, नवंबर में ये साइक्लोन्स ज़्यादा आते हैं। IMDb देखो सरफेस विंड स्पीड्स के आधार पर साइक्लोन्स को वेरियस कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है। जैसे देखो मैक्सिमम सस्टेन्ड सरफेस विंड स्पीड अगर 48 से लेके 63 नोट्स के बीच में है, 1 नोट इजिकल टू 1.8 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड को मेजर करने की यूनिट है नोट। यानी अगर देखो मैक्सिमम सस्टेन्ड सरफेस विंड स्पीड अगर 48 से लेके 63 नोट्स के बीच में है तो सीवियर साइक्लोन, अगर 64 से लेके 89 नोट्स के बीच में है मैक्सिमम सस्टेन्ड सरफेस विंड स्पीड तो वेरी सीवियर साइक्लोन। उसके बाद एक्सट्रीमली सीवियर और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म अगर विंड स्पीड 120 नोट्स या फिर उससे ऊपर है। तो इस साइक्लोन की विंड स्पीड इंक्रीज होने पर IMDb तो वो मूवीज़ वाला है ना, IMD ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस साइक्लोन को एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में डाल दिया था। अगर देखो पास्ट के साइक्लोन्स की हम बात करें, आप यहाँ पे देखो 2018 में मेकानू साइक्लोन आया था जो ओमान से टकराया। 2019 में साइक्लोन वायु आया जो गुजरात से टकराया।
उसके बाद 2020 में साइक्लोन निसर्ग आया जो महाराष्ट्र से टकराया। ये सारे साइक्लोन सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आते थे, बट इस साल जो ये साइक्लोन ताउते आया, इसकी विंड स्पीड इंक्रीज होने पर आईएमडी ने इसे एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में डाल दिया। देखो, पिछले कुछ सालों से आईएमडी ने काफ़ी प्रयास किया है कि साइक्लोन की फोरकास्टिंग को इम्प्रूव किया जाए। पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर के सीजन में उन्होंने इम्पैक्ट बेस्ड साइक्लोन वार्निंग सिस्टम को आजमाया और दावा ये है आईएमडी का कि इससे साइक्लोन की जो फोरकास्टिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। अब आईएमडी जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक या फिर लोकेशन स्पेसिफिक वार्निंग भी दे देता है और काफ़ी सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए, जैसे किस डिस्ट्रिक्ट में किस लोकेशन पे पॉपुलेशन कैसे ज़्यादा है या कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लैंड यूज़ और सेटलमेंट, उसके आधार पर आईएमडी बता देता है कि यहाँ से आप लोगों को इवैक्यूएट कर लीजिए, नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि फोरकास्टिंग इम्प्रूव हुई है, लेकिन अभी इसे और ज़्यादा इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। दूसरा, देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर रिजिलियंट होना चाहिए। मतलब साइक्लोन आता है तो घर बार को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। अगर घर अच्छे से बने हुए हैं, साइक्लोन आने पर भी छतें टूटती फूटती नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है, तो फिर साइक्लोन से होने वाली तबाही को कम किया जा सकता है। यहाँ पर नीचे बोला गया है इनसैट 3D इसरो का मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है साइक्लोन की फोरकास्टिंग के लिए। अब करना क्या चाहिए? पॉइंट तो देखो सिंपल से हैं। घर जो बने हों वो सूटेबल डिज़ाइन के हों ताकि साइक्लोन से कम नुकसान पहुंचे। एडुकेट स्टॉर्म शेल्टर्स होने चाहिए ताकि लोगों को वहाँ पे इवैक्यूएट किया जा सके अगर ज़्यादा इंटेंसिटी वाला साइक्लोन आता है। अच्छी अर्ली वार्निंग सिस्टम होने चाहिए। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मौजूद होनी चाहिए जनता के लिए। अगर इस प्रकार की कोई कैलमिटी आती है तो उनके पास इंश्योरेंस कवर मौजूद हो। प्रॉपर्टी का नुकसान भी हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी से वो नुकसान भरा जा सके, उसकी भरपाई की जा सके। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए साइक्लोन से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।